हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 40th वीडियो है। इससे पहले 39 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी रखा है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन पास्ड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल राज्य कैदी विनियमन पारित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल राज्य कैदी विनियमन जो है ये 1818 में पारित किया गया था। कब? 1818 में इसे पारित किया गया था। और ये जो कानून है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल प्रेसिडेंसी में बनाया था। इस कानून के तहत क्या था कि प्रशासन किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अनिश्चित काल तक हिरासत में रख सकता था। तो ये जो बंगाल राज्य कैदी विनियमन है ये कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1818 में। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से एसफाल्ट को डामर कहा जाता है। ये जो है ये एक चट्टान का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ग्रेनाइट, सिस्ट और बेसाल्ट जो है ये रॉक्स का या चट्टानों का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, एसफाल्ट जो है ये एक मिक्सचर होता है एक तरीके का कॉन्क्रीट से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एसफाल्ट। एसफाल्ट जो है ये रॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आल्हा सिंगिंग इज ए प्रोमिनेंट जेनरा ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ। आल्हा गायन निम्नलिखित में से कुछ भागों के लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। तो आल्हा गायन जो है ये किन राज्यों के लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आल्हा गायन जो है ये एक लोकप्रिय वीर गाथा है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इन राज्यों में जो है ये आल्हा गायन जो है ये काफ़ी फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटू हाउ मैनी बुक्स इज़ द अकबरनामा डिवाइडेड। अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अकबरनामा है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा पुस्तक लिखी गई है। और ये अबुल फजल जो है ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और जो ये अकबरनामा है ये 3 पुस्तकों में डिवाइडेड है। कितनी? 3 पुस्तकों में डिवाइडेड है। पहली जो पुस्तक है उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में बात बताई गई है, और जो दूसरी पुस्तक है उसमें अकबर के शासनकाल से रिलेटेड जो घटनाएं हैं उनको दिखाया गया है। और जो तीसरी पुस्तक है उसको कहा जाता है आईने अकबरी। तो याद रखिएगा, जो अकबरनामा है ये कितनी पुस्तकों में डिवाइडेड है। तो ये 3 पुस्तकों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए ब्रैकिश वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से पुलिकट लेक जो है ये खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जो है ये पुलिकट लेक स्थित है। और ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है। डल लेक की बात करें तो डल लेक कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित है डल लेक। लोकटक लेक की बात करें तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है लोकटक लेक। और ये अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए काफ़ी फेमस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोकटक लेक से, तो याद रखिएगा। और ये इसके जो तैरते हुए द्वीप होते हैं उनको कहा जाता है फुमडीज। क्या कहा जाता है? फुमडीज। नेक्स्ट है वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के
बांदीपोरा जिले में स्थित है वुलर लेक। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। पुलिकट लेक जो है ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, बाकी डल लेक, लोकटक लेक और वुलर लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो हैं भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग फॉसिल ट्री। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो इनमें से जो है जिंको बायलोबा, जिंको बायलोबा जो है इसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जिंको बायलोबा जो है ये जिम्नोस्पर्म वर्ग का एक ट्री है जिंको बायलोबा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जिंको बायलोबा को लिविंग फॉसिल ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द सत्रिया डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डैश 15th सेंचुरी एडी इन असम। सत्रिया नृत्य शैली को असम में 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो सत्रिया नृत्य शैली को 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकरादेव के द्वारा जो है पेश किया गया था। सत्रिया नृत्य शैली काफ़ी फेमस है, कहाँ पर, असम में। असम की नृत्य शैली है सत्रिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा असम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। महापुरुष श्रीमंत शंकरादेव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य शैली को पेश किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड। भारत के संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं से संबंधित उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची जो है ये 22 भाषाओं से संबंधित है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटों के वितरण से संबंधित है चौथी अनुसूची। 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची जो है ये विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची जो है ये संबंधित है ओथ और अफर्मेशन से, यानी कि जितने भी संवैधानिक पद होंगे, जैसे कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, विधानसभाओं के जो मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं अनुसूची 3 में। तो याद रखिएगा भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। तो इनमें से देखिए म्यांमार जो है ये भी इसका बॉर्डर भी किससे लगता है, समुद्र से लगता है, बांग्लादेश का भी और पाकिस्तान का भी। लेकिन नेपाल जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी लैंड लॉक्ड कंट्री है नेपाल, तो इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है समुद्र के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नेपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन एन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट संरेखण क्या होता है, तो ये होता है दाहिने तरफ या राइट साइड में जो है एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट संरेखण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुली वेशा इज ए पॉपुलर फोक डांस इन द कोस्टल रीजन ऑफ। हुली वेशा कहाँ के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो हुली वेशा किस राज्य से संबंधित है, तो हुली वेशा जो है ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डू क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट लूज वाटर ऑन हीटिंग एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू वाइट। किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी खो देते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद में बदल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। जब इसको गर्म किया जाता है
तो गर्म करने पर इसका जो ये वाटर है ये लॉस हो जाता है और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हल्के हरे रंग से सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं। ग्रीन कलर से ये वाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following states has zero scheduled tribe population as per census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। देखिए 2 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 0 है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। तो देखिए इस ऑप्शन में दिया है पंजाब, तो इसका आंसर यही हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा When we divide NPP net national product by the total population of a nation we get, जब हम NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है हम प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेड इन द ईयर 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू वोर्ड। भारत में पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी ये 1853 में बिछाई गई थी और इसका उद्घाटन, इस ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी दूरी कितनी थी जो इसने बॉम्बे से ठाणे तक तय की थी? तो ये थी 34 किलोमीटर। और 16 अप्रैल 1853 में जो है इस रेलवे लाइन पर पहली ट्रेन चलाई गई थी। और इसमें कितने कोच थे? तो इसमें थे 14 कोच, 14 कोच थे इस पहली ट्रेन में। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठाणे। बॉम्बे से ठाणे तक जो है ये पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉल्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए फ्रेंड्स, माइनिंग या खनन जो है ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राइमरी के अंतर्गत आता है। और एजुकेशन और बैंकिंग ये किसके अंतर्गत आता है? ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो ये आता है सेकेंडरी के अंतर्गत, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है मैन्युफैक्चरिंग। और माइनिंग आता है किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि प्राइमरी सेक्टर के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद रेफरेंस टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYVP। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और अगर पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में पूछा है हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो HYVP स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। इसको कहा जाता है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में
स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो रोपड़। रोपड़ जो है ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। बनावली और बालू ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, हरियाणा में है। कोट दीजी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ये क्या है? सारी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो कि पूछा है कि इनमें से कौन सा पंजाब में है, तो रोपड़ जो है पंजाब में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस सरदार सरोवर डैम हैज़ बिन बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सरदार सरोवर डैम जो है ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर डैम। बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, नागल डैम जो है ये किस पर बनाया गया है? ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। और नाथपा झकरी, नाथपा झकरी डैम जो है ये किस पर बनाया गया है? ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं? तो टिहरी डैम। देखिए फ्रेंड्स, टिहरी डैम जो है ये भगीरथी नदी पर बनाया गया है और भगीरथी नदी को ही आगे चलकर क्या कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है। फरक्का डैम, फरक्का डैम ये कहाँ पर बनाया गया है? ये भी गंगा नदी पर बनाया गया है। भीमगोड़ा डैम, भीमगोड़ा डैम ये भी कहाँ पर बनाया गया है? ये भी गंगा नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं? तो इंचमपोल्ली, इंचमपल्ली डैम जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर बनाया गया है। श्री राम सागर, श्री राम सागर डैम जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? ये भी गोदावरी नदी पर। और पोलावरम, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, पोलावरम ये भी कहाँ पर बनाया गया है? ये भी गोदावरी नदी पर बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये डैम्स मैंने आपको सारे इसलिए बताए हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और डैम्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे डैम्स बाय द एग्ज़ाम ट्यूटर तो आपको वो सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने सारे डैम्स, जितनी भी नदियों पर डैम्स बनाए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे डिटेल में पढ़ाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नर्मदा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए ब्रिटिश रिफॉर्मर, ए कैंपेनर फॉर वुमेन्स राइट एंड ए सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश सुधारक, महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रचारक और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक था? तो एनी बेसेंट, ये कौन थी? ये ब्रिटिशर्स थी और इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया और भारतीय राष्ट्रवाद का इन्होंने समर्थन किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एनी बेसेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा है? तो देखिए कोचीन, कोचीन कहाँ पर है? तो ये है केरला में, केरला में जो कि वेस्ट में पड़ता है भारत के। तो ये जो पार्ट है ये कहाँ पर है? ये भारत के वेस्ट में स्थित है, यानी कि पश्चिमी तट पर स्थित है। बात करें एन्नोर की, तो एन्नोर कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में यानी कि ईस्टर्न पार्ट में है भारत के। हल्दिया जो है ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल भी कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी तट पर पड़ता है भारत के। पारादीप, पारादीप कहाँ पर है? तो ये है ओडिशा में, ओडिशा में। ये भी कहाँ पर है? ये भी पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोचीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरवेंशन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री इन द मनी मार्केट टू कीप द मनी सप्लाई स्टेबल अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक इज कॉल्ड? बाहरी झटकों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी अगर मनी मार्केट में हस्तक्षेप करती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टेरलाइजेशन। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, अवरुद्धता या स्टेरलाइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स? 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है पीवी सिंधु।
कौन बनी है? पीवी सिंधु। और इससे पहले 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो सुशील कुमार। सुशील कुमार जो हैं पहले भारतीय बने थे 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पीवी सिंधु। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इन द ईयर। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 में प्रकाशित की गई थी। पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? तो 1990 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शंस दिए हैं एन्नौर, हल्दिया, कोचीन और पारादीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।